नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो देखिए, आज से हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होता है उसके लिए क्लासेस। और एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, ठीक है, इसको लेकर कमेंट आ रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ, आपके पास 2.5 महीने का मिनिमम टाइम है। मान के चलिए नवंबर में या नवंबर के तुरंत बाद दिसंबर जो है उसमें आपका एग्ज़ाम हो जाएगा स्क्रीनिंग का, यानी कि जो प्री एग्ज़ाम है। ठीक, इसके बाद मेंस के लिए आपको टाइम मिलेगा जो कि अप्रैल तक शायद हो जाए, अगले साल अप्रैल तक 2022 में। ठीक, उसके लिए आपको 3 से 4 महीने, 3 महीने मिनिमम आपको मिल जाते हैं। ठीक, तो आज हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस स्क्रीनिंग के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास है आज, और ये जो क्लासेस हैं इंपॉर्टेंट है एज वेल एज आपके अपर पीसीएस के लिए। आपको मालूम है लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, एफआरओ यानी कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ये सभी पोस्टें निकाल दी गई हैं यूकेपीएससी द्वारा, जिसमें कि स्क्रीनिंग आपका कंपलसरी रहता है और सिलेबस लगभग लगभग सेम है सभी का। तो इस वजह से इन एग्ज़ाम के लिए भी ये जो क्लासेस है इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये क्लासेस इसलिए मैं बना रहा हूँ, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे स्क्रीनिंग का, या मतलब यूकेपीएससी का जो पहला एग्ज़ाम है देने जा रहे होंगे, और काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जो काफ़ी समय से इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें दोनों तरह के कैंडिडेट्स को फ़ायदा मिलेगा। और दोनों तरह के कैंडिडेट, एक तो जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने तैयारी की है तो क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। ठीक, और जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि ये टोटली आपका एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो इस वजह से ये मैं लाया हूँ। अब ये क्लासेस रेगुलर रहेंगी। टाइम बता देना, वैसे मैं इवनिंग में शाम को वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, आप टाइम बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग कर दिया जाएगा। तो खैर, आज ये पहली क्लास है और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम देखेंगे, समझेंगे क्वेश्चंस को, और किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक, मेंस की बात करें तो देखिए, मेंस के लिए आपको टाइम मिलेगा। वैसे अभी से अगर स्टार्ट करते हैं खुद से प्रिपेयर करना तो भी बेहतर रहेगा। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं, एनसीईआरटी से स्टार्ट कर लेना, वैसे मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में। और एक प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने कराया है लोअर पीसीएस का, तो वो भी आप देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया लगे। मेंस का यहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं किया पेपर अभी तक। वैसे मैंने पूछा था तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि डिस्कस करने के लिए, तो वो भी हम करेंगे कुछ दिनों में। फ़िलहाल स्क्रीनिंग पे फोकस करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस को देखें उससे पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये बताना रह गया है। टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है, आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है काफ़ी अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं करा है तो वो लोग कर लेना। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या फिर आप चैनल का नाम सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, GOV एग्ज़ाम इन्फो। ठीक, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट्स के साथ साथ पीडीएफ वगैरह में शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस को, और पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं। तो ये पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने साल वर्ष तक एज अ जस्टिस या फिर जजेस काम कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जज के तौर पर कितने साल तक काम कर सकते हैं आपको बताना है। 62, 68, 65 या फिर 70 वर्ष। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, पॉलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटी। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से पीसीएस के लिए। ये आपका मेंस में भी काम आएगा और स्क्रीनिंग में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है उसको याद रखने की कोशिश करना। जब भी किस तरह के क्वेश्चन आए तो जो भी आर्टिकल्स के बारे में बताया जाएगा वो याद रखना, या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं और पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। तो किस आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आई थिंक काफ़ी लोगों को पता होगा। 65 वर्ष यानी कि 65 ईयर्स तक ये काम कर सकते हैं एज अ जस्टिस, या फिर चीफ जस्टिस, या फिर जजेस, ठीक है, या फिर जो जज हैं उसके तौर पर। तो 65 ईयर्स का राइट आंसर है। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था। इससे एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बन सकता है आपका, सुप्रीम कोर्ट से अगर बात करें तो क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इसका गठन और इसका कंस्ट्रक्शन संविधान के कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ठीक, तो वे मैं बता देता हूँ, इसको याद रखना। आर्टिकल 124, ठीक, आर्टिकल 124 में ये मेंशन किया गया है संविधान में कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना या इसका जो गठन है या फिर इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से होगा। ठीक,
इसमें 2 क्लॉज हैं, तो 124(1) एंड 2। इसको मैं समझा देता हूँ ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएँ और उसका आंसर आपको पता हो। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि करके आर्टिकल 124 क्लॉज 1 की। तो क्लॉज 1 में सिर्फ और सिर्फ इतना मेंशन किया गया है कि जो न्यायाधीश होंगे वो किस तरह से होंगे। तो क्लॉज 1 के तहत यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये शुरुआत की बात की गई है, ठीक है। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल था 124 स्टार्टिंग में, उसमें 7 अन्य न्यायाधीश के साथ एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल 8 न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के। अब इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया कि कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया सुप्रीम कोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है, स्थापना और गठन का, ठीक। तो 124 है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि आर्टिकल 124 क्लॉज 1 के तहत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अदर जो न्यायाधीश हैं, अन्य जो न्यायाधीश हैं, इनकी संख्या में बदलाव कौन कर सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है इनकी संख्या संसद बदल सकता है सिर्फ और सिर्फ, यानी कि पार्लियामेंट ही सिर्फ और सिर्फ इसमें बदलाव कर सकता है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद भी इसमें बदलाव नहीं कर सकता है। अगर पार्लियामेंट चाहेगा तभी ये हो पाएगा, संसद जो है वो ये चीज़ कर सकता है। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया है, प्रेजेंट टाइम पे आपके जो नंबर ऑफ़ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कितने हैं। ये तो मैंने स्टार्टिंग का बताया। प्रेजेंट टाइम में अगर पूछ लिया जाए कभी डायरेक्ट क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट में अभी वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, टोटल अगर पूछा जाए तो टोटल 34 है, ठीक। जिसमें से अभी मैंने बताया एक आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी अदर जजेस होते हैं। 33 अदर जजेस मिला के टोटल 34 यहाँ पर अभी वर्तमान में न्यायाधीश हैं, ठीक। ये नाम याद रखना कौन से एक्ट के तहत अमेंडमेंट किया गया था जिसके बाद ये संख्या बढ़ी है। 2019 से पहले जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो 31 थी, ये भी याद रखना। तो यह है आपका सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ़ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी 2019 में, ठीक है। तो 34 टोटल थे। क्लॉज 2 की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्लॉज 2 में सिर्फ इतना बताया गया है कि नियुक्ति कौन करेगा जजेस की, ठीक। तो पहला तो ये है कि आर्टिकल 124 सेकेंड क्लॉजेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कि जजेस की नियुक्ति कौन करेगा, दूसरा जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसके अलावा जो अन्य जजेस हैं, ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, ठीक। तो पहला तो यह है कि जजों की नियुक्ति डायरेक्टली राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक। इसके अलावा चीफ जस्टिस की बात करें, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इनडायरेक्टली अगर बात करें, क्योंकि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है और ये जो मेंशन किया गया है वो है आपका आर्टिकल 74(1). ये भी याद रखना, अगर कहीं पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 74(1) के तहत ये मेंशन किया गया है संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। तो चूँकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है राष्ट्रपति, तो कह सकते हैं मंत्रिपरिषद नियुक्त करता है इनडायरेक्टली या फिर कह लीजिए डायरेक्टली राष्ट्रपति द्वारा ही होता है ये। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी जजेस हैं, नियुक्ति से पहले उनसे जो परामर्श है वो लिया जा सकता है। अगेन ये चीज़ जो है आपका बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। यानी कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको परामर्श लेना है, और परामर्श ले लेते हैं तो वो परामर्श आपको मानना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। इसके बाद आता है चीफ जस्टिस की तो बात कर ली, अब आता है कि अदर जजेस जो हैं उसकी नियुक्ति कौन करेगा। तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें चीफ जस्टिस का जो परामर्श है वो अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रपति हैं तो आप सीधे सीधे अदर जजेस को नियुक्त कर सकते हैं। इसमें अनिवार्य रूप से परामर्श शामिल है, बाद में मानना ना मानना ये अलग बात है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था, ठीक। यहाँ पर परामर्श ले सकते हैं लेकिन ये बाध्यकारी नहीं था, ठीक है, और चाहे तो ना भी लें, लेकिन यहाँ पर परामर्श तो लेना है, लेकिन ये अगेन बाध्यकारी नहीं है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर ये भी है कि राष्ट्रपति चाहे तो अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर कहा गया चाहे तो, ठीक। तो ये चीज़ है कैसे नियुक्ति होता है, तो मेनली प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है या फिर मंत्रिपरिषद नियुक्त कर सकता है इनडायरेक्टली अगर बात करें तो चीफ जस्टिस की। तो ये है पूरा, और ये PDF में आपको मिल जाएगा, एक बार देख लेना, या फिर इसको आप खुद से बुक वगैरह से पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या होता है? तो ये भी आई थिंक सभी को पता होगा। ठीक है, जो पंचायत है, ठीक है, उसका जो सामान्य कार्यकाल है वो क्या होता है? तो 5 वर्ष होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक, इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि नेशनल पंचायत राज डे कब मनाया जाता है, यानी कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको नोट कर लेना या फिर याद रख लेना। 24 अप्रैल हर साल 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। कब से ये स्टार्ट हुआ है, यानी कि जो पहला पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया गया? तो ये 2010 में 24 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो अभी ये जो इस साल का जो था 24 अप्रैल को, वो 12वां था पंचायती राज दिवस। ठीक, तो 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैल, शैल का मतलब है रॉक्स, ठीक है, जो जमीन के नीचे चट्टाने हैं, ठीक है, उसकी बात की गई है। तो आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेल कौन सी है? गोंडवाना सेल, धारवाड़ सेल, विंध्यन सेल या फिर कडप्पा सेल? करेक्ट आंसर है इसका धारवाड़ सेल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, उत्तराखंड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, यही इंपॉर्टेंट है मेनली, और पॉलिटी। इसके बाद है गंडक नदी निम्न में से किसी एक नदी तंत्र से संबंधित है, वो कौन सा है आपको बताना है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले मैप अपने पास रख लेना, ताकि आपको आइडिया लगे कि एक्चुअली में गंडक कहाँ पर है। ठीक है, गंडक नदी कहाँ है, गंगा कहाँ है। ठीक, इसका राइट आंसर वैसे गंगा ही है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गंडक नदी जो है किसी एक नदी तंत्र से संबंधित है और वो है आपका गंगा। एक बार मैं मैप में दिखा देता हूँ अगेन। तो ये रहा आपका मैप, और मैप में आप देख सकते हैं गंगा नदी यहाँ पर दिया गया है। ठीक, ये दिख रहा है आपको, और गंडक नदी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो गंगा नदी से संबंधित है और यहाँ पर आकर गंगा नदी से मिलता है। बेसिकली जो गंडक है इसका जो ऑरिजिन है वो है आपका धौलगिरी पर्वत। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो बेसिकली नेपाल से निकलते हुए आता है और बिहार में आकर गंगा से मिल जाता है। तो गंडक नदी का जो संबंधित है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाए तो गंगा नदी। ठीक, इसका ओरिजिन याद रखना, धौलगिरी पर्वत, जो गंडक नदी का ओरिजिन है वो धौलगिरी पर्वत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आपका किस ऊंचाई पर अल्पाइन जो फॉरेस्ट या फिर अल्पाइन वन जो है वो पाए जाते हैं? 1800 से 2000 मीटर, 900 से 1800 मीटर, 2000 से 2500 मीटर या फिर 2900 से 3500 मीटर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो अल्पाइन जो है वो मेनली आपका कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक ये विस्तृत है, अल्पाइन वन जो है। ठीक, और जो हाइट है वो पूछा गया है यहाँ पर, यानी कि कितनी ऊंचाई पर। तो इसका राइट आंसर होगा 2900 मीटर से लेकर 3500 मीटर। ठीक, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? पहला पूछा गया है नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरवन है या फिर ग्रेट निकोबार है? इंडिया का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है नीलगिरी। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और कब इस्टेब्लिश हुआ था अगर ये पूछ लिया जाए तो 1986 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो भी आपके बायोस्फीयर्स हैं या फिर जितने भी प्रमुख आरक्षित क्षेत्र हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या इसी तरह से जितने भी हैं वो सभी आपके इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की खासतौर से याद रखना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका भारत में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, ज्योग्राफी में मानसून से क्वेश्चन बना है आपका। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, लौटते हुए मानसून द्वारा, उत्तरी पूर्व मानसून द्वारा या फिर चक्रवातों द्वारा? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा, जो मेनली आपका अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर का ये जो महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होता है। तो भारत में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है,
ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है वाराणसी में, चित्तरंजन में, गोरखपुर में या फिर पेरम्बूर में। तो इसका राइट आंसर होगा पेरम्बूर। ठीक, पेरम्बूर में ये स्थित है और शॉर्ट में इसे कहते हैं ICF। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और बेसिकली ये है कहाँ पर? ठीक है, तो ये चेन्नई में है, तमिलनाडु में। ठीक, इस्टेब्लिश कब हुआ अगर कभी पूछ लिया जाए, ठीक है, इस तरह से कभी कई बार पूछ लिया जाता है, तो 1955 इस्टेब्लिश हुआ था अक्टूबर 2 को। यह है क्या? बेसिकली कोच फैक्ट्री से आपको पता चल रहा होगा जो ट्रेन कोचेस हैं उनको ये मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, रेल के जो कोचेज़ हैं, डब्बे जो होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करता है, उनको बनाता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि पेरम्बूर में है। इसके बाद हिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम मौर्यकालीन ब्राह्मी का उद्वाचन किया था? उद्वाचन यानी कि कह सकते हैं किसने बताया था इसके बारे में, ठीक है, या फिर इसको समझाया था, कह सकते हैं। ठीक है, उद्वाचन समझाया था किसने, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। मौर्यकालीन ब्राह्मी जो लिपि है उसकी बात की गई है। मौर्यकालीन ब्राह्मी सर्वप्रथम किसके द्वारा उद्वाचन किया गया था? विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल। जेम्स प्रिंसेप इसका राइट आंसर है और इन्होंने ही जो है इसका उद्वाचन किया था, इसको समझाया था। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? 1799 में, 20 अगस्त को, 20 अगस्त 1799 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान गैंडे यानी कि राइनोसेरोस की जीव संख्या के लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने कहा था कि जितने भी उद्यान हैं, बायोस्फीयर्स हैं, इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा काफ़ी अच्छे से। इससे डायरेक्ट स्क्रीनिंग के लिए खासतौर से इंपॉर्टेंट है। ठीक, कई बार मेंस में भी आ जाता है, टिप्पणियाँ लिखने को आता है। ठीक है, जो 25 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है, 25 शब्दों में जो लिखना पड़ता है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राइनोसोरस की जीव संख्या के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, रणथंबोर या फिर बनारघट। काजीरंगा इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो कि आसाम में है, ये भी याद रखना। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? 1904 में, 1904 में। एक और चीज़ है यहाँ पर, काजीरंगा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर प्लेस भी है। और कई बार पूछ लिया जाता है इसी तरह से कि कब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको मान्यता मिली। ठीक है, तो काजीरंगा की बात करें तो ये था आपका 1985 में यूनेस्को देता है। ठीक है, ये मान्यता, और 1985 में दिया गया था काजीरंगा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर या फिर प्लेस। इसके बाद एक और चीज़ है इसमें, अभी जो प्रेजेंट टाइम में हाल ही में एक ऐसा कौन सा प्लेस कह लीजिए या फिर कौन सी ऐसी साइट है, कौन सा ऐसा स्थल है जिसको यूनेस्को ने अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर जो धरोहर स्थल है वो घोषित किया है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आने वाले एग्ज़ाम में की बात करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है थौलावीरा। ठीक है, जो कि गुजरात में है। और PM मोदी ने इसके लेकर एक जो पोस्ट है वो भी डाला था। तो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा, या फिर जनरली न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा, थौलावीरा गुजरात को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दे दी गई है और ये 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि 40वां जो धरोहर स्थल है वो कौन सा है? थौलावीरा। ठीक, थौलावीरा की खोज किसने की थी? जगतपति जोशी ने 1968 में, 1968 में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं था? जन, जनपद, संग्राम, ग्राम। तो कई बार वेदों से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में वेदों से क्वेश्चन बन सकता है, तो एक बार देख लेना। वेदों की बात करें तो टोटल 4 वेद हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, जिसमें सबसे प्राचीन अगर कहीं पूछ लिया जाए तो वो है आपका ऋग्वेद। और ऋग्वेद का ही क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे नया कौन सा है या फिर जो सबसे बाद का आपका वेद है, ठीक है, तो वो है आपका अथर्ववेद, जो सबसे नवीन कह सकते हैं, सबसे नया है चारों में से। तो 4 हैं, सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे नवीन अथर्ववेद। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा वर्ड या फिर शब्द उल्लेखित नहीं है, तो ये है जनपद। ठीक,
बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके बाद भीमबेटका प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा एंशियंट हिस्ट्री से, मॉडर्न से, और कुछ क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा मिडवल से। तो लगभग क्वेश्चन जो है आपका हर एक सेक्शन से पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। मेनली यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं कई बार, ठीक। तो भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक चित्रकला के लिए, ठीक है। इसका मैं इमेज दिखा देता हूँ भीमबेटका का, तो आप देख सकते हैं। तो ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये है कहाँ पर? भीमबेटका एमपी मध्य प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए गए थे किसके द्वारा? जीतल नामक तांबे का जो सिक्का है वो किसने जारी किया था, ये पूछा गया बेसिकली। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, या फिर इल्तुतमिश ने। ये आपका मिडविल हिस्ट्री से क्वेश्चन बना है, ठीक। तो ये है आपका इल्तुतमिश, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जहांगीर चंद्रिका का लेखक कौन था? केशवदास, किशनदास, राम मनोहर लाल, या फिर जदगुप्त गुसाई। कौन सा इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जहांगीर चंद्रिका का लेखक है केशवदास। इसके बाद है मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था संबंधित थी न्याय से, व्यापार से, सैनिक प्रशासन से, या फिर धार्मिक मामलों से। करेक्ट आंसर है सैनिक प्रशासन से ये संबंधित है। क्या? मनसबदारी व्यवस्था, ये मुगल कालीन व्यवस्था थी, सैनिक प्रशासन से संबंधित है मनसबदारी व्यवस्था। इसके बाद शिवाजी के शासन में क्या थे? अष्ट अध्यक्ष, अष्ट सचिव, अष्ट प्रमुख, या फिर अष्ट प्रधान। तो जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा पूरा सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे, जैसे अगर बात करें तो बहुत सारे जो हमारे मंत्री परिषद है उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज नेताओं का चयन होता है, ठीक है। तो वैसे ही शिवाजी ने अपने शासन में अष्ट प्रधान बनाया था, ठीक है। जब इनका शासन था उस टाइम उन्होंने अष्ट प्रधान बनवाए थे। और ये कौन कौन से, मैं जल्दी से बता देता हूँ एक बार। पहला है आपका पेशवा, ठीक है। एक बार मैं दिखाई देता हूँ। तो देखिए ये है, यहाँ पर पूरा दिखाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं एक एक करके। सबसे पहले होता है आपका पेशवा या फिर पंत प्रधान जिसे कहते हैं। इससे आप समझ रहे होंगे मंत्रियों का प्रधान, ठीक है, यानी कि हेड ऑफ द मिनिस्टर्स कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अध्यक्ष जो होते हैं, ठीक है, मंत्रियों में जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रमुख होते हैं। उसी तरह से जो पंत प्रधान था वो मंत्रियों का प्रधान था, यानी कि जितने भी मंत्री हैं उनका जो प्रधान है वो होगा पेशवा या फिर पंत प्रधान, ठीक। इसके बाद आते हैं आमत्य। आमत्य की बात करें तो ये वो होते थे जो वित्त यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर जो अर्थव्यवस्था है यानी जो वित्तीय चीज़ है उसका देख रेख यहाँ पर करते थे। इसके बाद सचिव। सचिव की बात करें तो ये पत्र व्यवहार देखते थे, ठीक है, जो ऑफिशियल जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसको, उससे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर देखते थे। इसके बाद आता है आपका मंत्री। मंत्री जो हैं वो कह सकते हैं एज ए असिस्टेंट काम करते थे राजा के, यानी कि वो दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखते थे मंत्री। इसके बाद आते हैं आपके सेनापति। सेनापति तो आपको बताया सैनिक प्रधान। फिर थे सुमंत। सुमंत जो थे वो विदेश मंत्री के तौर पर काम करते थे, ठीक। इसके बाद आता है आपका पंडित राव, ठीक है, जो दान होता है उसके अध्यक्ष के रूप में ये काम करते थे। इसके बाद आखिर में है न्यायाधीश, यानी कि जो न्याय व्यवस्था है उसकी देखरेख करते थे न्यायाधीश। और ये सब जो राजा हैं उसके अंडर काम करते थे, ठीक। तो ये हैं आपके अष्ट प्रधान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है महलवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी शिक्षा से, भू राजस्व से, सामुदायिक व्यवस्था से, या फिर व्यापार से। तो ये था आपका भू राजस्व से। देखिए जो भी आपके मिडवेल में या पुराने ज़माने में जो भी व्यवस्थाएं थी, ठीक है, चाहे वो कर की व्यवस्था हो या इसी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उस टाइम पर जो चलता था, जो अब अभी से कितना डिफरेंट है, उससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जब भी इन टॉपिक्स को पढ़ें, चाहे मेंस के लिए चाहे स्क्रीनिंग के लिए, तो इसको एक अलग से नोट करके रख लेना इन व्यवस्थाओं के बारे में, ठीक है। जैसे महलवाड़ी व्यवस्था की बात की गई है जो कि भू राजस्व से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका
निम्नलिखित में से किस गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज का मतलब होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? द्वितीय, प्रथम, प्रथम एवं तृतीय या फिर तृतीय? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये था आपका सेकेंड, ठीक है। सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, शॉर्ट में से कहते हैं फिक्की, की स्थापना की गई। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की जो स्थापना की गई थी 1927 में की गई थी। इससे क्वेश्चन कई बार बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा अगर आपने सोचा था तो। इसके बाद है आपका भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, किस दल ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित की? सीधी कार्यवाही दिवस किसने घोषित किया था? स्वराज दल ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग को लेकर ये जो दिवस है वो घोषित कर दिया था कि सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में इसको कह सकते हैं। 16 अगस्त 1946 को इन लोगों ने, जो मुस्लिम लीग था, उन लोगों ने अपने अलग राष्ट्र की मांग के लिए ये चीज़ किया था। सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में इसको घोषित किया था 16 अगस्त को। इसके बाद है आपका साइमन कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का। साइमन कमीशन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? कमीशन में 5 सदस्य थे, कमीशन में 7 सदस्य थे, लिबरल फेडरेशन ने कमीशन का समर्थन किया था, या फिर हिंदू महासभा ने कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? क्या पूछा गया? असत्य, कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? इस तरह के क्वेश्चन आप तभी बता पाएंगे जब आपने इनके इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं डिटेल में। कितने सदस्य थे? 5, 7, क्या ये सही है? करेक्ट आंसर होगा पहला स्टेटमेंट गलत है, 5 सदस्य नहीं थे। और इसके अलावा तीसरा यहाँ पर गलत होगा, लिबरल फेडरेशन से कमीशन का समर्थन किया था, ऐसा नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न में से कौन सी भू सन्निधि से हुआ है? ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे और उत्तराखंड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला है आपका यूराल, दूसरा आपका रॉकी, तीसरा आपका टेथिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। टेथिस भू सन्निधि इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? यानी कि जो बृहद हिमालय है उसका फैलाव कितने जिलों में है, ये पूछा गया है, ठीक। 3 जिलों में है, 4 जिलों में है, 5 जिलों में है, या फिर 6 जिलों में? तो 5 जिलों में इसका फैलाव है, ठीक। इसके बाद है आपका, निम्न में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है, पूछा गया है। भिलंगना, पिंडर, मंदाकिनी, या फिर नंदाकिनी? तो भिलंगना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, भिलंगना जो है वो सहायक नदी नहीं है किसकी? अलकनंदा की। इसके बाद है, उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ठीक है, जो अलग अलग भाग हैं जैसे लघु हिमालय, बृहद हिमालय, भावर, तराई क्षेत्र, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है या फिर वर्षा प्राप्त होता है। लघु हिमालय है, बाह्य हिमालय है, कौन सा है? करेक्ट आंसर है बी, बाह्य हिमालय जो है ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है वर्षा ऋतु में उत्तराखंड में। इसके बाद है आपका, निम्न में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नगदी फसल है? उत्तराखंड का जो एग्रीकल्चर है मेनली, इससे वैसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं जनरली, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीसीएस के रिगार्डिंग अगर बात करें तो मेंस के हिसाब से उत्तराखंड की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है, कृषि अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है मेंस में खासतौर से, ठीक है। तो उसमें चूंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 100 वर्ड्स में आपको आंसर करना पड़ता है, तो इस तरह की जानकारी आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड की प्रमुख नगदी फसल कौन सी है? नगदी पूछा गया है, ठीक, ये भी याद रखना। गन्ना इसका राइट आंसर होगा, गन्ना
एक प्रमुख नगदी फसल है। ठीक, इसके बाद निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है? गन्ना, गेहूं, चावल या फिर दालें? कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है गेहूं। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नीसाइट भंडारण का सही क्रम दर्शाता है? बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या फिर चंपावत, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल? करेक्ट आंसर है बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसके बाद देखिए 20 अक्टूबर 1991 को उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा का क्या कारण था? उत्तराखंड की हिस्ट्री में जो मेजर आपके डिजास्टर्स हुए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो भी हिस्ट्री में पिछले 2 दशक 3 दशक पहले जो ये इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि 20 अक्टूबर 1991 को जो उत्तरकाशी में आई आपदा थी, उसका रीज़न क्या था, कारण क्या था? तो भूकंप था। मेनली भूकंप भी रहता है और कई बार भूस्खलन भी रहता है। ठीक, तो भूस्खलन और भूकंप ये 2 चीज़ें हैं जो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के तौर पर काफ़ी क्षति पहुंचाती है। इसके बाद है आपका 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था। उत्तराखंड हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया ये। किसने किया था? गोरखा ने किया था, गोरखा शासकों ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तराई जिले का गठन किया गया, कब किया गया ये पूछा गया है। 1842 में ये किया गया। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। किसने की थी? जो 10वां सेटलमेंट रिपोर्ट था गढ़वाल का, किसने दिया था? तो ये थे आपके ईसी, एक सेकेंड, हाँ, ई के पौने है नाम इनका, ठीक है, ई के पौने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद है आपका फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे सावनी शेर, राहदारी, प्रभु सेवा, तिहाड़। अच्छा, उत्तराखंड से कितने क्वेश्चन आते हैं ये आपको डाउट होगा। तो अराउंड यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहते हैं आपके, ठीक है। अब वैसे तो एक पूरा कैटेगरी होता है उत्तराखंड का, अलग से सेक्शन होता है पेपर में, ठीक है, कई बार कंबाइंड भी दिया जाता है। तो 20 क्वेश्चन आप मान के चलें, मिनिमम 150 में से 20 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के रहेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो जनरल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे तिहाड़। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है, ये पूछा गया। तो ये होगा आपका जिला दंडाधिकारी। इसके बाद है निम्न में से कौन सा आनुवांशिक होता है, कौन सा पद आनुवांशिक होता है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं समझ नहीं पाऊँ। आनुवांशिक मतलब जो आपका, आई डोंट नो आनुवांशिक क्या होता है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। फिलहाल के लिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रधान। ठीक, जो पोस्ट है, पद यानी कि जो पद होता है आपका पोस्ट, ठीक है, तो उसको कहते हैं जो आनुवांशिक हो, ठीक है। तो प्रधान इसका राइट आंसर है। आई थिंक यहाँ पर आनुवांशिक का मतलब होगा हेरिडिटी, यानी कि जो वंशानुगत हो, ठीक, यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको डायरेक्टली वो पद मिल जाए, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो प्रधान, शायद प्रधान या ऐसे कुछ रिलेटेड हो, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है वैसे, ठीक। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने कंप्लीट वीडियो देखा हो। वीडियो को लाइक करके ही जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ठीक है। आने वाले टाइम पर और भी वीडियोज़ आते रहेंगे इस चैनल पर। तो देखिए कुछ सजेशन है तो आप बता सकते हैं, जैसे कि क्या थ्योरी क्लासेस करें, ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके मेंस में बहुत डायरेक्ट बनते हैं। लोअर पीसीएस की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन रहते हैं, और 20 क्वेश्चन का जो पैटर्न है हर बार बिल्कुल सेम रहता है। एटलीस्ट 2 पेपर के एनालिसिस के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जो पीसीएस का आपका पेपर है वो हर बार उसी पैटर्न का क्वेश्चन रहता है,
ठीक है, यानी कि अगर वो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेगा तो उसी सेक्शन से क्वेश्चन आपके बनेंगे, चाहे थोड़ा सा अलग हो, डिफरेंस हो। अगर वो कोई ऐसा पर्टिकुलर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ रहा है, आपदा से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसी से क्वेश्चन वहाँ पर बनने वाले हैं। ठीक है, तो मेनली यही सारे टॉपिक है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो करंट इवेंट से बनते हैं। ठीक है, हाल ही में जो योजनाएं हैं उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसके क्या कह सकते हैं प्रॉज एंड कॉन्स है, क्या क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और कितना फ़ायदा इससे जनता को मिलेगा। ठीक है, जो योजनाएं हैं प्रमुख, उस पर आपको टिप्पणी करने को आता है एक और उस पर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने का आता है। ठीक, लोअर पीसीएस की बात करें तो इसी तरह से देखेंगे आगे, इसका एनालिसिस करूँगा मैं जब पेपर डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ में अभी शेयर करूँगा थोड़ी देर में। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।